अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवर नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस सवाल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय डियर, आप यहाँ नहीं हो? आसपास लोगों को ज़्यादा जानती भी नहीं हो? क्या ख्याल है हम दोनों दोस्त बन जाएं? हीर जो अभी तक उस लम्स के एहसास में खोई हुई थी, अजनबी आवाज़ पर होश की दुनिया में, जहाँ उसकी निगाहें इंतहाई खूबसूरत करीन आंखों से टकराई जिसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए खड़ी थी, उससे हिचकिचाते हुए हाथ थाम लिया। मेरा नाम हीर पोलाट है और आप? एंड आई एम इशाल रॉयल, इट्स नाइस टू मीट यू। इशाल के बोलते ही वापस से लार पे मुकम्मल खामोशी छा गई। उन दोनों ने नासमझी से हॉल के दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ पास अब पूरे रौब दबदबे के साथ खड़ा हुआ था। शुक्रिया आप सबका जो आप लोग यहाँ वक्त पर यहाँ पहुँचे। जैसा कि आपके इंस्ट्रक्टर्स और जानने वालों ने आपको बता दिया कि इस साल ख़ास कैंप लगवाया गया है जिसमें तुम सबकी ट्रेनिंग होगी। उन्होंने पुरवकार लहजे में अपनी बात शुरू की। इस कैंप के दौरान तुम लोगों को शदीद मेहनत करनी होगी ताकि तुम लोग काबिल फ़ाइटर्स और लीडर बन सको। हमारे इंस्ट्रक्टर्स के साथ तुम लोग हेड क्वार्टर्स में भी जाओगे जो तुम लोगों की ट्रेनिंग के लिए शहर से बाहर तशख़ीस किए गए हैं। जब तक तुम लोग उधर पहुंच जाओगे तुम सब लोग जान जाओगे इधर जाकर तुम लोगों को क्या शेड्यूल फॉलो करना होगा। अभी के लिए मैं आप सबको बस इतना ही कह सकता हूँ, गुड लक। बॉस के हटते ही उसकी जगह अफनान ने संभाली, जिसके चेहरे से गोल्डनेस साफ झलक रही थी। जैसा कि बॉस ने कहा है कि कैंप आज से शुरू होगा, तो सब अपना सामान उठाओ और बस की जानिब बढ़ो जो तुम लोगों का इंतज़ार कर रही है। अफनान ने सख्त लहजे पर सभी अपना सामान उठाकर बस की जाने पड़ने लगे, जबकि हीर वहाँ खड़ी होकर सबको देखने लगी। तभी शान ने उसे अपने साथ चलने का इशारा किया तो वो भी अपने बैग्स उठाकर उसके साथ चल पड़ी। उन्होंने बैग्स बस कंडक्टर को पकड़ाए और खुद बस में चली गई, जहाँ हीर की नज़र शाम से टकराई जो किसी लड़के से बातें करने में मसरूफ़ था। तुम कहाँ बैठना चाहती हो? ईशान ने उसका ध्यान अपनी जानिब खींचा, जिस पर उसने आखिरी सीट की तरफ इशारा किया तो वो दोनों जानिब चल पड़ी। वहाँ जाकर हीर ने विंडो सीट पर बैठकर उसके मिरर के साथ अपना सर टिका दिया। सबके बैठने के बाद बस हेडक्वार्टर्स की जाने पर फराटे भरने लगी। मुझे इस कैंप में बच्चे रहने के लिए क्या करना होगा? काफ़ी देर से सवाल हीर को बहुत तंग कर रहा था, इसलिए उसे बेसाख्ता पूछ लिया। इस कैंप में बच्चे रहने के लिए तुम्हें इंस्ट्रक्टर्स को फॉलो करना होगा। फॉलो करना मेरा मतलब उनके हर हुक्म की तकमील करना होगी, ख़ास तौर पर अफनान भाई की। इशारा नरमी से अफनान की जानिब इशारा करते हुए कहा, जिसकी उम्र लेट 40 थी। उसकी ब्लूइश निगाहें जैसे हीर से टकराए, उसे थूक निकलते हुए जल्दी से अपना ध्यान वहाँ से हटाया। उनकी वाइफ आनिया बहुत नरम दिल है, तुम उनसे जो भी हेल्प मांगोगी वो लास्ट भी तुम्हारी मदद करेंगे। अफनान के बराबर बैठी खूबसूरत औरत की जानिब ने इशारा किया। उनके बिल्कुल पीछे वाली सीट पर यावर और शारफ भाई बैठे थे। ये दोनों अफनान भाई के जितने शिद्दत पसंद तो नहीं, मगर जब ज़रूरत हो तो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। उसके कहने पर हीर ने उन दोनों की जानिब देखा, जिनकी आंखें सर्द ब्लूइश थी। उसे नीला रंग उन लोगों का ख़ानदानी लगा, क्योंकि अभी तक उसे जितने के उन आदमी को देखे थे तब सभी की आंखों ब्लूइश थी, सिवाय हसाम की जिसकी गोल्डन ब्लूइश थी रही। ट्रेनिंग के बाद तो तुम्हें उनके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। ईशान ने कंधे चकाते हुए कहा, जिस पर हीर ने उलझती निगाहों से उसकी जानिब देखा। तुम ये क्यों कह रही हो? बेफिक्र हो, जहाँ तक मैं चाहती हूँ ये सब माफिया फैमिलीज़ के बच्चे हैं जो बगैर ज़्यादा मेहनत किए मुझे ज़िंदा ज़मीन में दफन कर सकते हैं, और तुम कह रही हो फ़िक्र ना करो। हीर, तुम जानती हो तुम्हारे पास क्या पावर है, या ये भी अब मैं ही बताऊँ? ईशान आबरू चुकाए तो वह नासमझी से उसकी जानिब देखने लगी, क्योंकि जहाँ तक उसे याद था कोई सुपर पावर स्पाइडर वुमन तो नहीं थी वो। ओह गॉड, तुम सच में नहीं जानती यार, तुम दी हसाम वजदान की फ्योंसी हो जिस किसी की में अभी ज़रूरत नहीं है तुम्हारी जानिब देखे, क्योंकि यहाँ पर बैठा हर इंसान चाहता है हसाम से दुश्मनी मोड़ना मतलब खुद की ज़िंदगी से दुश्मनी मोड़ना है। और उसके अलावा तुम अब वहाज की बेटी हो, मतलब उन दोनों जुड़वा भाइयों की बहन जो उस कैंप में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इशार के इशारे करने पर हीर ने उस तरफ देखा जहाँ दो लड़के एक साथ बैठे हुए थे। एक किताब पढ़ने में मसरूफ़ था, जबकि दूसरा कानों में हेडफोन लगाकर आंखें बंद किए हुए था। ये दोनों अभी तक तुमसे लाइलम है, या तुम्हें इग्नोर करें। उनके नज़रअंदाज करने की वजह उनका माजी है, जो कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि तब ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि ये इनकी फैमिली का हक है। वो लोग खुद जब मुनासिब समझेंगे बता देंगे, लेकिन मैं तुम्हें यकीन से कह सकती हूँ जब भी तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत होगी तुम नहीं उन्हें अपने हम कदम पाओगी। और आखिर में रही मैं, जो कि तुम्हारी दोस्त हूँ, दिखने में बेशक कमज़ोर हूँ, लेकिन जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है आई एम एज डेडली एज एनी रॉयल्स प्रेजेंस इन दिस रूम। हीर को इशाल से बात करके अच्छा महसूस हुआ, जैसे उसके कंधों से मनोवजन कम हो गया। उसे उस संगदिल दुनिया में काफ़ी लोग बहुत अपने से लगे। अगर मैं तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेती तो क्या ये सब तब भी होता? वह शाम की जानिब देखते हुए सोचने लगी, जो अभी भी उस किसी लड़के से बातों में मसरूफ़ था। तुम कौन हो शाम?
तुमने खुद की असल पहचान को कितनी तहों के अंदर छुपा कर रखा है। तुम कब क्या करते हो कुछ समझ नहीं आता। उसके चेहरों को अपनी निगाहों में छुपाते हुए दिल ही दिल में बोलने लगी। हसाम ने मुसलसल खुद को किसी की पुरतपिश निगाहों के हिसार में महसूस किया तो उसे जानिब नजर उठाकर देखा, जहाँ हीर उसे ही देख रही थी। उसके यूँ अचानक दिखने पर वो ब्लश करने लगी। उसकी हालत पर हसाम के लबों पर मसक का खेस मुस्कुराहट खेलने लगी और वो बगैर पल के झपके उसकी जानिब देखने लगा। क्योंकि हीर लाल गुलाबी होने के बावजूद नजर नहीं उठा रही थी, इसलिए अब उसकी भी जिद थी। वो उसे पहले पल के झुकाने पर मजबूर करके ही रहेगा। उसे अचानक हीर इसलिए अब उसकी जिद थी, वो उसके पलके झुकाने पर मजबूर करके रहेगा। उसने अचानक हीर को आंख मारी, जिस पर वो बौखलाकर अपने पलके झुका के जिस पर हिसाम मुतमिन होकर नबान की जानिब देखने लगा, जबकि वो उसे दिल ही दिल में मुख्तलिफ अल्काबात से नवाजने लगी। क्या तुम मुझे वजह बता सकते हो और आखिर तुमने अजनबी लड़की को अचानक से अपनी फियांसी क्यों करार दे दिया है? बिन नबान मशकूक नजरों से उसे देखते हुए पूछने लगा। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं पहली नज़र में उसकी मोहब्बत में सरता पाँव भीग गया था, इसलिए उससे फौरी खुद की बहन लगा दी, क्या तुम मान लोगे? उसने उल्टा सवाल किया। नहीं, वो आम लहजे में बोला। तो मुझसे इस बारे में कोई सवाल मत पूछे, सब सही वक्त आएगा, मैं वादा करता हूँ तुम पहले इंसान होगे जिसे मैं बताऊँगा। अभी के लिए बस इतना जान कि उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी पहली जिम्मेदारी। ठीक है, समझ गया हूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लड़की ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत है, किसी भी आम इंसान को बहकने पर मजबूर कर दे, कोई भी उसे पाने की चाह करे, कसम से। डोंट यू डेयर। उसके पहले नवान मजीद कुछ कहता है, सामने सर्द लहजे में वार्न किया, जिस पर उसे हंसते हुए अपना हाथ सरेंडर कर दिया। उससे पहले वो उसे कुछ जवाब देता, गाड़ी में अजीब सा शोर भड़का हुआ, जिसकी वजह से उसने परेशानी से अपनी मामा आनिया की जानिब देखा। क्या हो गया है? तुम सब लोग ऐसा शोर क्यों मचा रहे हो? जैसे हनुम में कोई जगह देख ली हो। तारिया ने चंचलाते हुए कहा। यही कैंप है जिसमें तुम सब लोग अगले 2 माह रहोगे। आनिया ने तहम्मुल से बस की विंडो के जरिए बाहर 3 बिल्डिंग्स की जानिब इशारा करते हुए कहा, जो कि एक दूसरे के आमने सामने थी और जिन्हें देखकर सब हल्का हल्का शोर मचा रहे थे, क्योंकि ये जगह बिल्कुल वीराने में थी। दूसरे अल्फाज में जहन्नुम है जिसमें तुम लोग अगले 2 माह रहोगे। अफ़ान ने शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाते हुए कहा, जिसकी वजह से वो वहाँ मौजूद कुछ बच्चों ने खौफ से अपना थूक निकला, क्योंकि वो जानते थे अफ़ान जो कह रहा था उसके अल्फाज में 110% सच्चाई है। जबकि हसाम लापरवाह होकर बस सीट से पुश लगाकर अपनी आंखें बंद करके, आप इस जगह के बारे में ऐसा क्या जानते जो आप जहन्नुम ये कह रहे हैं? जहाँ तक हम ये सब जानते हैं, आप भी पहली बार यहाँ आए हैं, इसलिए प्लीज़ ऐसी बातें न करें जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते। अरगमान ने अफनान की जानिब देखते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। वहाँ मौजूद जो बच्चे अफनान को नहीं जानते थे वो उसकी बात से मुत्तफिक थे, जबकि हसाम और नबान शिद्दत से उसकी बेवकूफ़ी पर अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उसे अनजाने में दहाड़ते शेर के सामने मुँह खोल दिया था, मुँह में खुद ही हाथ डाल दिया था। गलत कदम दोस्त, इंतहाई गलत कदम। वहाँ मौजूद लोग अफनान की शिद्दत पसंदी को जानते थे। वो ज़हरीला बढ़ाए, तभी अफनान ने सर्दी घास से उसके देखते हुए उसकी जानिब कदम बढ़ाए। यू आर ऑन माई लिस्ट बॉय, सो वॉच योर सेल्फ एंड मोर प्रोबेबली वॉच योर माउथ। क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं इसे पहले ही दिन सिर्फ एक्सेल से धुलवा दूँ, इसलिए अपनी ये स्मार्टनेस मेरे सामने तो दिखाना मत। वो सिलकते लहजे में एक लफ्ज़ से पाकर बोला, जिस पर अरकमान ने खौफ से अपने लब पिंचे। उसने फिर अपनी कोल्ड निगाहों से सबकी जानिब देखा। और ये कानून तुम सब पर लागू होता है। अगर तुम लोग इस कैंप से ज़िंदा निकल कर जाना चाहते हो तो मेरे साथ उलझने की कोशिश मत करना। वो इंतहाई पुरतपिश निगाह लहजे में बोला, जिसकी वजह से बस में शदीद किस्म का सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि अरकमान ने भी वापस से ज़ुबान खोलने की हिम्मत नहीं की। वो सबको डार्क नज़रों से वार्न करता वापस अपनी सीट की जाने पड़ गया। अभी कैंप शुरू भी नहीं हुआ और इस लड़के ने मुझे उसे सजा देने पर उकसा दिया। जब ये यहाँ से अपने घर लौटेगा ना, तो ही विल बी आइदर अ गुड बॉय और डेड बॉय। आई वॉन्ट टॉलरेट अ ब्रैट लाइक हिम। वो कुर्सी पर बैठकर सांस खींचते हुए बोला, जिस पर यावर और शावर अपने मज़े से उसकी जानिब देखा, लेकिन उन्हें उस लड़के पर तरस भी आया, क्योंकि वो नहीं जानते थे उसे खुद को किस मुसीबत में डाले हैं। आने ने उसके करीब होकर उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रिलैक्स करने की कोशिश की, जिसका उस पर काफ़ी असर भी हुआ। वो फौरी उसके लंग्स पर रिलैक्स हो गया। उसे अपने सीने से लगाकर उसके माथे पर लब रख गया। हमारे कैंप में आप लोगों का मोस्ट वेलकम। जब वो सब लोग बस से उतर कर वहाँ अपना सामान अपने सामने रख कर खड़े हो गए तो आने इंतहाई शाइस्तगी से बोलने लगी, जब आप लोग यहाँ 2 माह गुजारेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ 3 इमारतें हैं, एक लड़कों के लिए, एक लड़कियों के लिए और एक हम सब के लिए। उसने उनकी जानिब इशारा करते हुए बताया। उसके बाद शारब ने खलक हंकार कर सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींची। इस कैंप में तुम सब लोग एक दूसरे के साथ कमरा शेयर करोगे। मेरा मतलब है 2 लोग एक कमरे में ठहरेंगे और जिनको जिस रूममेट के साथ रखा जाएगा वो 2 हफ्ते के लिए उसके साथ ही रहेगा। शारब के कहने पर सब टीनेज ने एहतजाज किया, मगर वह इग्नोर करता मजीद बोलने लगा। नबान और हसाम, आउन और इराक, जुहान और शाहजब, अरगमान और सफ़ियान, ये एक दूसरे के रूम पार्टनर्स होंगे। और लड़कियों में से हमने सोचा है तारिया और अमामा, हीर और इशाल, जबकि तारिया अकेली रहेगी, उसकी कोई रूम पार्टनर्स नहीं होगी। शारम ने किसी को बोलने का मौका दिया बगैर हतमियत लहजे में कहा, जबकि उनके कमरे की चाबी रूम नंबर
के साथ दे दी। तुम लोगों के पास 30 मिनट है मैं जाकर अपने सामान खोलने का और साथ यूनिफॉर्म बदलने का, जो कि तुम लोगों के बेड पर मौजूद है। यूनिफॉर्म पहनकर फौरी नीचे, और अगर 30 मिनट में से 1 मिनट की भी देरी हुई तो उसके नताज की जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। उससे पहले बच्चे अंदर की जानिब बढ़ते अफनान ने मजबूत लहजे में वार्न किया। उसके अल्फाज सुनते ही सब ने अंदर की जानिब दौड़ लगाई। इस पर यावर की चेहरे पर मुस्कुराहट बिगड़ी। यार तुमने बहुत अच्छी जॉब की, तुमने बगैर ज़्यादा कुछ किए उन्हें चुटकियों में यहाँ से रफू चक्कर कर दिया। मुझे लगता है हमें नैना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यावर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, एक लम्हे की गलती से ये मत सोचना कि ये लोग मुझसे बदतमीज़ी करेंगे और मैं चुपचाप मुस्कुराते हुए वो सुन लूँगा। उन्हें सचमुच यहाँ जहन्नुम का जायका चखना होगा। अफनान ने मज़ाक़ खेज़ मुस्कुराहट चेहरे पर से जाते हुए कहा, और फिर अपने बैग्स उठाकर अंदर की जाने पड़ गए, जिस पर आने अपना नाम में सर हिला कर रह गई। सबके यावर और शारब अपने हमसी रोकने की कोशिश करने लगे। मुझे लग रहा है इस कैंप में ज़रूरत से ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये मज़ा दे बाद में लेना, फ़िलहाल जाकर कपड़े बदलो। उनके पहली एक्सरसाइज में तुम्हारा भी काफ़ी बड़ा हाथ होने वाला। यावर के कहने पर शारब ने अफसरदा सा पाउट बनाया, मगर फिर उसने बैग उठाकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। हीर और इशाल ने अपने कमरे में पहुंचकर जल्दी से अपने सामान को अलमारी में सेट किया। इशाल पहले फारिग हो गई तो वो कमरे लेकर वॉशरूम में घुस गई, जबकि हीर बेड पर बैठकर उसका इंतजार करने लगी, साथ रूम का मुआयना करने लगी। पता नहीं इतना पैसा कैसे है इन लोगों के पास, जैसे गवर्नमेंट के खजाने की इकलौते वारिस ये लोग ही हैं। वो रूम को देखते हुए ज़ेरे लब बोली, क्योंकि उसे लगा था ट्रेनिंग के दौरान उन्हें किसी मुश्किल जगह पर रखना होगा, जैसा कि टेंट वगैरह, मगर यहाँ का माहौल भी बिल्कुल लग्जरी था। ये हर कंफर्टेबल और ज़रूरत की चीज़ उनके रूम में मौजूद थी। इशाल के शावर लेने के बाद वो जल्दी से कपड़े लेकर वॉशरूम में आकर कुछ देर बाद वहाँ रहे, जहाँ इशाल यूनिफॉर्म तब्दील कर चुकी थी। हीर ने भी बाल ड्रायर से खुश करके बगैर वक्त ज़ाया किए वाइट शर्ट और उसके साथ और जीन्स पहनी, और फिर अपने गोल्डन ब्राउन बालों की हाई टेल की और उसकी कुछ लटे अपने चेहरे पर ही रहने दी। खुद से मुतमिन होकर उसने अपनी नई दोस्त की जानिब देखा, जो मज़े से तकिए से टेक लगाकर बैठी हुई थी। मैंने तुम्हें शायद पहले अच्छे से नहीं बताया, मगर सच्ची में तुम्हें अपनी दोस्त बनाकर बहुत खुशी हुई। मतलब यहाँ कोई तो है जिससे मैं कोई बात कर सकती हूँ, जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। हीर ने उसकी जानिब देखते हुए अपने दिल की बात की, जिस पर इशाल ने मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली। फिक्र मत करो हीर, मैं हर कदम तुम्हारे साथ रहूँगी। तुम चलती हो यहाँ अपने डर पर काबू पाकर इंजॉय करने लगी। उसका हाथ पकड़कर रूम से बाहर निकलते हुए बोली, क्योंकि वो पहले ही दिन अफनान की लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहती थी। वैसे तुम्हारा रॉयल्स के साथ क्या रिश्ता है? हीर ने उसके बराबर सीढ़ियाँ उतरते हुए तजस्सुस से पूछा। तुम कह सकते हो वो मेरी कज़न है, जबकि शारब मेरा भाई है। इशाल के स्मार्ट जवाब पर हीर सर नाम हिलाकर हंस पड़ी, क्योंकि उससे जवाब भी दे दिया और कुछ बताया भी नहीं था। जब वो दोनों ग्राउंड की तरफ जाने के लिए अमारे से बाहर निकलने लगी तो एक लड़की ने आकर उनका रास्ता रोका, जिसकी आंखें डार्क ब्लैक जबकि बाल ब्राउन थे। क्या चाहती है हो तालिया? इशाल ने उसके रास्ते रोकने पर आंखें घुमाते हुए पूछा। तुम उससे दूर हो इशाल, ये मेरे और उसके दरमियान की बात। उसे हीर की जानिब उंगली करते हुए कहा, और मैं क्या जान सकती हूँ ऐसा क्या है जो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान है, जिससे अभी तक मैं लाताल्लुक हूँ? हीर ने उसके मज़ीद करीब होकर नॉर्मल अंदाज में पूछा। ये मासूमियत वाला ड्रामा मेरे और हसाम के सामने करने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हें लगता है तुम अपने इस चाल में हसाम को फंसा लोगे तो तुम यहाँ कोई इंतहाई गलत हो। उप्स, ओह गॉड, तो ये सब मेरे हैंडसम फियोंसी की वजह से है। इसकी फ़ैन फॉलोइंग यहाँ भी है। नाइस। ही तंजिया मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाते हुए बोलने लगी, तुम्हें क्या लग रहा था तुम ऐसे मेरा रास्ता रोककर मुझे उससे दूर कर लोगे? तो सॉरी मेरी जान, ये नामुमकिन है। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, ही इज़ टेकन, नाउ ही इज़ माइन। वो आखिरी लाइन चबाकर मुकम्मल कॉन्फिडेंस से बोली, क्योंकि वो इन लड़कियों में से नहीं चाहती थी जो चुपचाप करके भी फालतू गरी सुन ले। उसकी बात पर इशाल का कहका हवा में गूंजा, जबकि मामा जो अभी भी शौक से हीर की जानिब देखने लगी, क्योंकि उसका ऐसा पहली बार हुआ था जो किसी ने तालिया का मुंह इतने अच्छे से बंद करवा दिया था। नो एक्सक्यूज़ मी, आई नीड टू गो, आई हैव बेटर मैटर्स टू डू, अटेंड टू। जल्दी से तेल फेंक कर हीर साइड से होकर बाहर से निकल गई। तालिया होश की दुनिया में, उसका चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख होने लगा। उससे पहले वो उसकी जानिब अपने कदम बढ़ाते मामा ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और उसका गुस्सा शांत करने लगी। वाह, तुम क्या हो यार, जो तुम दिखती हो ऐसी नहीं हो। मैं सोच रही थी तुम्हारी मदद के लिए बोलती हूँ, मगर तुमने जो करारा जवाब दिया, सच्ची मज़ा आ गया। इशाल और तारिया जो उसके पीछे पीछे आ गई। इशाल ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, लेकिन हम लोगों ने यहाँ आते ही दुश्मन बना लिया, वो भी तारिया और उसकी चमची इमामा को। तारिया ने लब चबाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो कसन, हम लोग उन्हें बताएंगे इस कैंप में असल शहजादियाँ हम लोग हैं। उसने तारिया के कंधे पर अपने बाजू रखते हुए कहा, ओके, इसका मतलब हम तीनों एक टीम में हैं? हीर ने रुक कर पूछा। सारी सी बात है, हम एक टीम, और वो भी ऐसी टीम जो सिर्फ जीतना चाहती है। उसे हीर को भी खुद के करीब करते हुए कहा, जिस पर वो तीनों मुस्कुराने लगे। 30 मिनट के बाद तमाम स्टूडेंट्स ऑर्डर में खड़े होकर इंस्ट्रक्टर के बोलने का इंतजार करने लगे, जिसमें से सबसे पहले अफनान अपने रोबदार आवाज़ में मुखातिब हुआ।
यहाँ पर कुछ कानून हैं जिन पर तुम सबको अमल करना होगा। इधर मौजूद कोई इंस्ट्रक्टर तुम लोगों का रिश्तेदार नहीं है। मेल इंस्ट्रक्टर को तुम लोग सर जबकि फीमेल को मैम कहकर पुकारोगे। और तुम सब लोगों को किसी भी चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लफ्ज़ में ही आप सबकी ज़ुबान पर नहीं आना चाहिए। अफनान ने बात और गुमान को घोड़ते हुए कहा, तुम लोगों का सुबह 6 बजे स्टार्ट होगा और सुबह 6 मतलब इस वक्त आप सब लोग उठकर अपने कमरों की सफाई करोगे। कोई भी चीज़ रूम में बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। तुम सबको अपने कमरे की सफाई का खास ख्याल रखना होगा। उसके बाद तुम लोगों के पास 1 घंटे नाश्ते के लिए होगा। उससे फ्री को होकर तुम लोगों का सेशन मेरे साथ होगा, जिसके दौरान मैं तुम लोगों को जिस्मानी डिसिप्लिन सिखाऊंगा कि तुम लोग अपने वजूद को मुश्किल होते में कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके ख़त्म होने की कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं है। जब मेरा दिल करेगा तब मैं आज़ादी कर दूंगा। वो सफाकी से बोला, जिस पर सब लब फेंच कर रह गए। Then we will do a session of shooting and sparring with me. I will take 2 or 3 hours depend on your hard work. शार्प ने उनकी जानिब देते हुए संजीदगी से कहा। शार्प की सेशन के बाद तुम लोग कैफेटेरिया से लंच करने के बाद 1 घंटे आराम करोगे। फिर तुम लोगों की क्लास मेरे और यावर के साथ होगी, जिसमें हम लोग आप सबको जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। हमारी क्लास में आप सब लोग मज़े करोगे और नई दिलचस्प चीज़ें सीखोगे। आने ने वहाँ का माहौल नॉर्मल करते हुए कहा। उसके अलावा तुम लोग अपने इमोशंस पर काबू पाना सीखोगे। ये क्लास तुम लोगों की साइकोलॉजी के लिए भी बहुत अहम है। तुम सबको वक्त पर क्लास में आना है और असाइनमेंट्स देनी है, वरना मैं फेल करने में ज़रा सा भी हिचकिचाऊँगा। या वरना आने की बात मुकम्मल करते हुए जैसा कि अभी आने ने कहा, तुम लोगों को खाना हमारा कैफेटेरिया में देगा, जैसा मतलब है हम लोगों ने साफ़ सुथराई का कोई साफ़ अरेंज नहीं किया, इसलिए अपने कमरे को साफ़ रखने की ड्यूटी तुम लोगों की है, जिसकी हम लोग कभी भी चेकिंग कर सकते हैं। अगर कोई कमरा गंदा पाएगा तो उसमें मौजूद दोनों बंदों को कैफेटेरिया के सारे बर्तन सजा के तौर पर धोने होंगे। अफनान की बात पर सब फटी हुई आंखों से उसे देखने लगे। योर फादर इज़ जॉइंट सो दिस टू मच। हसाम ने नबान की जानिब झुककर उसके कान में सरगोशी में कहा, तुम जानते हो लोगों को कत्ल करने के बाद यंग लड़कों को टॉर्चर करना उनका पसंदीदा मशगरा है। नुमान ने अपने चेहरे को सीधा रखने की कोशिश करते हुए कहा, क्या कोई प्रॉब्लम है बॉयज़? तुम दोनों सर जो सरगोशियाँ करो, ज़रा हम सबको भी बताना पसंद करेगा। अफनान उन दोनों की जानिब लेते हुए डार्क लहजे में कहा, चलो पकड़े गए। नबान से लब बड़बड़ाया, जबकि हसाम ने अपना गला खंखारते हुए उनकी जानिब देखा। कुछ नहीं सर, हम दोनों बस डिस्कस कर रहे थे कि आने वाले दिनों में हम लोग कितना ज़्यादा एंजॉय करेंगे। हसाम ने मजबूत लहजे में कहा, जिस पर नबान ने झटके से उसकी जानिब देखा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, वो हमें आज ही जिंदा दफन कर देंगे। रॉन्ग मूव कज़न, रॉन्ग मूव। नबान उसके बाजू पर जोर से चुटकी काट कर धीरे लहजे में चिल्लाया, जैसे कि तुम दोनों एंजॉय करने के लिए अपने इतना बेताब हो रहे हो तो क्या ख्याल है? तुम दोनों अभी के अभी नीचे झुको और बगैर रुके 100 पुशअप्स को मारो। वो जानते थे ये पूछा नहीं जा रहा था बल्कि हुक्म है, तो दोनों जल्दी से अपनी शर्ट उतार कर अपनी पोजीशन संभाल के, नहीं प्लीज़ ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उससे पहले हसाम पुशअप करना मारना शुरू करता, हीर फौरी उसके करीब आकर उसका बाजू पकड़ कर रोक गई, जबकि वह हैरानी से खड़ा होकर उसकी जानिब देखने लगी और बाकी सभी तेजस्वी से मंजर देखने लगे। हीर क्या मसला है? बाजू छोड़ो, ठीक हूँ मैं। वह इसकी से गुराया और अपना बाजू छुड़ाकर वापस से ज़मीन हीर क्या मसला है? बाजू छोड़ो, ठीक हूँ मैं। वाइस से गुरा और अपना बाजू छुड़ाकर वापस से ज़मीन में झुका मगर हीर दोबारा से उसका हाथ पकड़ कर रोक गई। तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारा बाजू अभी ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, इसलिए मत करो प्लीज़, चोट ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। 100 पुशअप बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी आंखों में देखते हुए परेशानी से बोली, हाँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसी हालत में नहीं मार सकता? उसकी डार्क ब्राउन आंखों में देखते हुए सर लहजे में बोला, तुम मार सकते हो सामने, लेकिन अभी नहीं करना, तुम्हारा जख्म को ख़राब कर देगा। सरगोशी नुमा मन बनाई, क्या मैं पूछ सकता हूँ यहाँ क्या चल रहा है? अफनान ने करख्त लहजे में पूछा तो दोनों उसकी तरफ मदद चाहे। और हीर, मेरा हुक्म दरमियान में रोकने के तुम्हें भी सज़ा मिल सकती है अभी, वो सख्त लहजे में बोला। तो हीर ने अपने खुश्क होते लबों पर ज़ुबान फेरते हुए सबकी तरफ देखा, जो हैरत और शौक का तजस्सुस से उन दोनों को ही देख रहे थे। मुझे मंजूर है सज़ा, लेकिन हसाम पुशअप नहीं मारेगा। पूरे तमात लहजे में बोली, हरगिज़ नहीं, तुम इस सब से दूर हो और मैं पुशअप मारूंगा। वो उसे बाजू से पकड़ कर उसकी रुख अपनी जानिब करके 2 टोक लहजे में बोला, बिल्कुल नहीं। वो भी तरकी बोली, हीर तुम अपने काम से काम रखो। उसे वार्न किया, सर आप सज़ा दे, हसाम पुशअप नहीं मारेगा। वही हसाम को इग्नोर करके अफनान की तरफ देखते हुए बोले, बिल्कुल नहीं, कोई सज़ा नहीं मिलेगी और ये ऐसी अपनी जगह पर वापस आ रही है और मैं 100 पुशअप मारूंगा। उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त करके हतमी लहजे में कहा, कहकर उसे इशार की तरफ ले जाने लगा। बहुत शौक है ना तुम्हें सज़ा लेने का? अभी तो जो मैं तुम्हें देनी थी वो पेंडिंग पर है। अगर ज़्यादा दिल को कर रहा है सज़ा लेने का तो मैं दे दूँगा तुम्हें। वो उसे शाल के बराबर खड़ा करता हुआ सरगोशी नवाब बोला, जिस पर हीर का दिल तेज़ी से धड़का। तुम इतने ज़िद्दी क्यों? अगर तुम पुशअप मारोगे तुम्हारे बाजू का जख्म ख़राब हो जाएगा, समझ क्यों नहीं आ रहा? वो उसकी बात को नज़रअंदाज करके बेबसी से बोल, माइंड योर ओन बिजनेस। हम दोनों के दरमियान कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिस पर तुम मेरी फ़िक्र करो। मुझे ये जो सही लगेगा मैं वह करूँगा। अब अपना मुंह बंद रखना और वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह इसकी से लगते हुए लहजे में कहकर उसे अपने वही शौक में छोड़कर चला गया। एडमिट इडियट इंसान।
हम दोनों में से कोई रिश्ता नहीं, बीवी हो तुम्हारी मैं। वो होश में आकर गुस्से से ज़हरीला बड़बड़ाई और उसकी जान देखने लगी, जो अपनी जिद पूरी करने के चक्कर में अब पुशअप मार रहा था। अफनान सर, अच्छा लीडर और फाइटर बनने के लिए सेहतमंद जिस्म का होना भी ज़रूरी है। आप लोग हमारी ट्रेनिंग के जिम्मेदार हो, इसलिए आप लोगों के पास हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स भी होनी चाहिए। क्या आपने असाम की रिपोर्ट चेक नहीं की? वो अफनान की चाल में तवज्जो होकर बोली, जिसके पास शारब आकर उससे पूछ रहा था, जबकि असाम दांत पीस कर रह गया। उसके अल्फाज पर उन्होंने नजर उठाकर उसकी जानिब देखा। साथ शारब की बात गौर से सुनने लगे, जो उन्हें कुछ दिखा रहा था। यार क्या चीज़ है, हार मानने वालों में से नहीं है। नबान पुशअप मारते हुए इम्प्रेस होकर बोला, हसाम रुको, तुम पुशअप नहीं मार सकते, तुम्हारे बाजू पर चोट है, इसलिए एक हफ्ते के लिए तुम कोई भी हैवी काम नहीं करोगे जिसकी वजह से बाजू पर कोई दबाव पड़े। अफनान ने अपने हाथ में मौजूद फाइल से नज़र उठाकर हसाम की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन सर ये मामूली सी चोट है। उसने खड़े होकर जांच किया, फिर एक नज़र हीर को देखा, जो तंसिया मुस्कुराहट से ही देख रही थी। ये मामूली जख्म नहीं है। अफनान एक लफ्ज़ दबाकर बोले, क्योंकि वह जख्म कोई आम नहीं, गोली की वजह से था, जिस पर वो लपेट कर रह गया। ही ठीक है, जो तुमने कहा और क्या किया मैं उससे मुत्तफिक हूँ, लेकिन तुमने मेरे ऑर्डर्स के दरमियान मुसलसल बोलने की जरूरत की है, जिसकी वजह इजाज़त मैं किसी को नहीं देता। इसलिए तुम अभी से इस ग्राउंड में राउंड लगाना शुरू करो, जबकि बाकी सब तुम्हें 10 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे। अफनान ने सजा के तौर पर हीर की जानिब देते हुए कहा, चल अब चुबा कर रखे, क्योंकि अगर ग्राउंड काफ़ी एरिया पर फैला हुआ था। लेकिन सर मिनट के बाद सब ज्वाइन करेंगे, 15 मिनट के बाद सब ज्वाइन करेंगे। उससे पहले साहब अपने लफ्ज़ मुकम्मल कर पाता, उन्होंने हीर को सजा बढ़ाते हुए उसे वार्न किया कि यहाँ वह सर हैं और उनके काम में मुदाखलत मत करें, वरना नताइज देखना पड़ेगा। जिस पर वो अपने लब चबा कर रह गया। ये नाइंसाफ़ी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो खुद को रोक नहीं पाया, मज़ीद बोल के आधे घंटे के बाद उन्हें जब सब ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अब हसाम भी हीर के साथ ग्राउंड में राउंड लगाएगा, इससे तुम्हारी बाजू पर कुछ खास असर नहीं होगा, उन्होंने हुक्म लहजे में कहा। तो वो आंखें घुमा कर रह गया, क्योंकि उसे खुद की परवाह नहीं थी, लेकिन हीर के लिए ज़्यादा था। लेकिन सर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। नमान जो भी पुशअप मार के फारिग हुआ था, परेशानी से अपने पापा की जानिब देखते हुए बोला, नबान भी उन दोनों को अभी ज्वाइन करेगा और किसी को कुछ कहना। उन्होंने सबकी बचाने में तो देखते हुए सर लहजे में बोला, जिस पर सब ने सख्ती से नाम सर लाया, क्योंकि वो कुछ बोलकर अपने साथ साथ इन तीनों की सजा भी इजाफा नहीं करना चाहते थे। गुड, तुम तीनों का अभी वक्त स्टार्ट होता है, गो ना। उनके कहने पर तीनों ग्राउंड में चक्कर लगाने भागे। सॉरी गाइस, मेरी वजह से सब हुआ। हीर ने आसाम के बराबर भागते शर्मिंदगी का, कोई बात नहीं हीर, तुम सिर्फ आसाम की फिक्र मानती है। नबान ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, यार तुझे बोलने की क्या ज़रूरत है, चुप नहीं रह सकता था। हसाम ने नबान की जानिब देखते हुए कहा, जब तू नहीं रह सकता मैं कैसे रहूँ, वैसे भी जहाँ तू होगा वहीं पर मैं मिलूंगा। वो उसे आँख मारता हुआ बोला, जिस पर हसाम और हीर के लब पर मुस्कुराहट बिखरी। उसके बाद वो तीनों बगैर मज़ीद कुछ कहे अपने अपने ट्रैक पर भागने लगे। इससे और फादर ट्राइंग टू किल अस ऑन आवर फर्स्ट डे। जोहान नबान के पास खड़े से उससे गुजरते हुए गुराया, जो मुसलसल भागने की वजह से अब हाँप रहा था, मगर अफान ने अभी तक उन लोगों के रोकने का नहीं बोला था, जबकि बाकी सब लोग भी उन्हें कुछ मिनट्स में ज्वाइन कर चुके थे। डोंट वरी, तुम इतनी जल्दी मरने वाले नहीं, हम सब जिंदा ही चले यहाँ से निकलेंगे। वो उससे यकीन तराता अपनी स्पीड थोड़ी तेज़ करके, ताकि वो शाम के बराबर पहुँच सके, जो कि उससे ज़्यादा फासले पर नहीं था। तुम उसी उम्र में बूढ़े लोगों की तरह क्यों थकने लगे यार, फिर सच में बुढ़ापा आ गया है कज़न। हसाम ने लंबा सांस खींचकर नबान को तंग करते हुए कहा, जिसके चेहरे पर थकावट के असरार थे। तकना तो बनता ही था, सारी सी बात। वो लोग भी आखिर इंसान थे, कोई हवाई मखलूक तो थे नहीं जो मुसलसल भाग भाग कर थकते नहीं। अगर यहाँ रोबोट भी होते तो अब तक उनकी भी बैटरी स्टार्ट हो चुकी होती। तुम जानते हो इन छोटी मोटी चीज़ों से मैं नहीं थकता, और बुढ़ापा आए मेरे दुश्मनों को, अभी तो मैं जवान हूँ। वो हंसते हुए कहा कर उसे अपने पीछे छोड़ गया, जबकि हसाम मुस्कुराकर सर हिला गया। वाह, ये लड़के कभी नहीं थकते। ईशान ने हीर के बराबर भागते हुए कहा, जो अब तो इंतहाई मुश्किल से भाग पा रही थी। हाँ, मैं भी नोट किया है, हम लोग मुसलसल तकरीबन 4 घंटों से भाग गए, लेकिन उस दौरान ये तीनों एक बार भी नहीं रुके। हीर ने अपनी स्पीड इंतहाई हल्की करके अपने सीने पर हाथ रखकर हाँफते हुए कहा, ट्रेनिंग विद सर अफान हैज़ हिज पर्क्स। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी स्पीड शारब भाई ने डिसाइड की थी, वरना अब तक हम सब लोग थकावट से बेहोश हो चुके होते हैं। शान ने अभी खुद को की स्पीड को हीर जितना करके कहा, तुम्हारा मतलब अब तक मैं बेहोश हो चुकी होती, क्योंकि तुम सब लोग फिर भी कर लेते। अभी भी मेरी वजह से तुम्हारी स्पीड हल्की हो रही, क्योंकि मेरी टाँग जॉब दे चुकी है। ठीक है, मुझे सुबह वॉक करने की आदत थी और मैं जिम भी ज्वाइन की हुई थी, लेकिन यार ये ट्रेनिंग मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता ये कैंप सर्वाइव कर पाऊँगी मैं। और मैं उसी से बोली, हीर पहली बात तुम मेरी स्पीड स्लो नहीं कर रही। अगर तुम भी नहीं होती तो मैं इस स्पीड पर भागती, क्योंकि मैं अपनी कज़न्स के इरादे को जानती हूँ। वहाँ बैठा ये
ये जज नहीं करा कि कौन कितनी स्पीड से भाग रहा है, बल्कि वो हमारी कुव्वत बर्दाश्त चेक करा कि किसी में कितनी बर्दाश्त करने की सलाहियत है। दूसरी बात, तुम खुद का मुआवजा साम और जबान से मत करो, वो दोनों बेस्ट हैं। अभी जो वो दिखा रहे हैं वो उससे भी दुगना कर सकते हैं। और तीसरी बात, तुम नहीं हो हीर, खुद को एक मौका दो। देखना एक दिन तुम भी बेस्ट लोगों में खड़ी होकर अपना मुकाम जान चुकी होगी। इशार के अल्फाज पर हीर ने मुस्कुराते हुए उसे मशकूर नजर से देखा, क्योंकि उसे आखिर तक भागते रहने के लिए उसे हौसले की ज़रूरत थी। ठीक आधे घंटे बाद अफरान ने सीटी बजाई तो सब रुक कर अपनी टांगों पर हाथ रखकर लंबे लंबे सांस लेने लगे। बहुत खूब, आप सब ने बहुत अच्छा किया। इतने आसान एक्सरसाइज में बस आप लोग से इतनी ही उम्मीद कर रहा था। उन लोगों के नॉर्मल होने पर अफरान की आवाज़ में गूंजते हुए तो कहा। मौजूद सब लोग उसके आसान लफ्ज़ पर तिलमिला कर रह गए, मगर उसने अनसुना करते हुए अपनी बात को जारी कर रखा। डिनर 1 घंटे तक तैयार हो जाएगा, तब तक तुम लोग फ्रेश होकर कुछ देर आराम कर लो। आज के लिए इतना ही है, अब तुम लोग जा सकते हो। उसके कहने पर सब अपने अपने कमरे की जानब चले गए, क्योंकि किसी भी में भी फ़िलहाल बोले या बहस करने की ताकत नहीं थी। फ्रेश होने के बाद हीर और इशाल कैफे डेरे की जानब बढ़ गए, जहाँ से लोगों की चहल पहल और कहकों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अंदर जाकर उन दोनों ने खाना लेकर ट्रे में रखा, और उससे पहले वो लोग वापस से जाते इशाल की नज़र कुक से टकराई, जो कि 40 साल का था। वो उसे देखकर खुश होकर उसकी जानब लपकी। तुम बड़ी हो गई हो ईशी, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लेडी बन गई। कुक ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, जो हंसने लगा। हे डोंट से डैट, मैं अभी भी छोटी सी बच्ची हूँ और आप मेरे हैंडसम मैन हो। इशाल ने तंग करते हुए इशारत से कहा, क्योंकि वो उन्हें पहले से जानती थी। जिस पर वो मुस्कुराया। इशाल का हाथ पकड़कर उस पर किसकी और फिर हीर की जानब देखा, और उसके हाथ के पुष्प पर अपने डब रखे। हीर ने ब्लश करते हुए अपना हाथ खींच लिया। उसे अजीब लगा था, मगर वह चाहती थी ये चीज़ें यहाँ आम है, मैं पूछ सकता हूँ ये खूबसूरत लड़की कौन है? हीर की देखते हुए शौक लहजे में पूछा। उस पल हीर को अपने कमर पर किसी की गिरफ्त महसूस हुई, तो उसे झटके से नजर उठाकर अपने बराबर खड़े शख्स को देखा। जब उसकी निगाह गोल्डन ब्लूइश आंखों से टकराई तो उसके दिल ने एक बहुत बीट मिस की, क्योंकि वो उसकी जगह यहाँ मौजूदगी की बिल्कुल तवक्का नहीं करी थी। ये खूबसूरत लेडी जिसके बारे में आप बात करें, ये मेरी फियांसी है। हसाम ने फन वे में कहा, मगर हीर उसके लहजे में वार्निंग में साफ महसूस कर सकती थी, जो कि अपने चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा था। माय अपॉलॉजीज सर, आई डोंट नो दिस गर्ल बिलोंग्स टू यू। कुक ने खुद को सरेंडर करते हुए इंतहाई नर्वस होते हुए कहा, जिस पर हीर ने पुरतपिश ने कहा उसे साम की जानब देखा, क्योंकि आज ही तो उसने कहा था हम दोनों के में कोई रिश्ता नहीं है, अपने काम से काम रखो। लेकिन अब खुद कैसे आकर हुक्मराने चलाता आ रहे थे, जैसे वो कोई अब सब उसकी ज़ाती प्रॉपर्टी हो जिसे कोई और नहीं दे सकता। उससे उसके हसार से निकलने की कोशिश की, मगर वो भी सिरकती निगाहों से उसकी आंखों में देखता। उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त सख्त करके जब माहौल में टेंशन पड़ने लगी तो ईशान ने अपना गला खंकारा। चलो ही टेबल पर जाकर खाना खाएं, मुझे बहुत भूख लग रही है। ठंडा खाना खाने में ज़रा मज़ा नहीं आएगा। उसने माहौल को नॉर्मल करते हुए कहा, हाँ आप लोग जाकर खाओ, वरना मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कुक ने भी उम्मीद से कहा, ये तुम्हारा बेडरूम नहीं है हसाम, छोड़ो मुझे, कैफेटेरिया है हसाम, और यहाँ सब लोग मौजूद हैं। उसके सीने में हल्का सा पंच मारते हुए गुराई, जहाँ तो सबको पता होना चाहिए तुम सिर्फ मेरी। उसने खरंती से कहकर अपनी गिरफ्त हल्की कर दी, जबकि उसे घूर कर जाके टेबल पर बैठ की। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम हक जताओ, और मेरा क्या? मुझ चाहते हो कि मैं तुमसे कोई उम्मीद ना रखूँ? खिलौना ना हूँ मैं जिसके साथ बस तुम खेल रहे हो। वो कुर्सी पर बैठकर गुस्से से तकलीफ के मेरे चले तासरात में बड़बड़ाई। उससे पहले शाल भी उसके साथ आकर बैठ गई। वो दोनों बगैर कोई बात किए खामोशी से खाना खाने लगे। तभी नबान और हसाम भी कुर्सियाँ खींचकर उन दोनों के साथ ही बैठ के ईशान ने आबरू झुकाकर हसाम की तरफ देखा, मगर उन्होंने नजरअंदाज करके हीर उससे मिलो, ये नबाना और नबारी हीर है, मेरी फियांसी और मेरी तुम्हारी भाभी। उन दोनों की तारीफ करवाने लगा। इट्स नाइस टू मीट यू। हीर ने मुस्कुरा कर उसकी जानिब हाथ बढ़ाया, जो कि नबान ने थाम लिया। सेम हेयर, वो भी नरमी से बोला। उसने सर हटाकर हीर ने हसाम की जानिब देखा, जो इंतहाई डार्क और सर्द निगाहों से उसे ही देख रहा था। अब मैं ऐसा क्या कर दिया जो उसे इतना गुस्सा आ रहा है? वो सोच कर रह गई और वहाँ से जाने के लिए उठ गई, जो कि उसमें मजीद हिम्मत नहीं थी उसकी सिलगती निगाहों को खुद के वजूद पर महसूस कर सके, इसलिए वहाँ से जाना ही मुनासिब समझा। खाना ख़त्म करो। उससे पहले वो कुर्सी से बाहर नहीं जाती। इंतहाई इश्ताल से भरी आवाज़ उसके समाते से टकराई, जिसकी वजह से वो उसकी जगह पर खौफ से मंजमद हो गई। मुझे भूख नहीं है, वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, मगर हसाम की निगाहें गुस्से की वजह से पहले से ज़्यादा टाक हो गई, जो कि उसे साफ चैलेंजिंग कर रही थी कि उसके हुक्म पर इनकार करने की जरूरत भी मत करना। वो लंबा सांस खींचकर कुर्सी पर वापस बैठ गई और चम्मच पकड़कर चावल खाने लगी। उस दौरान उसने खुद पर उसकी मुसलसल जलती निगाहों की तपिश महसूस की, मगर डर की वजह से उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। हुक्म ऐसे देते जैसा हमारा वज़ीर आज़म हो। उसका कहा हर लफ्ज़ कानून है, जिसकी पासदारी हम आम आवाम पर लाजिम है। वो चावलों का आखिरी चम्मच मुंह में डाल के ही दिल में बोली, क्योंकि उसके सामने कहने की हिम्मत नहीं थी। खा लिया अब खुश? वो तंजिया मुस्कुराते हुए जिस पर कुर्सी से उठ गया।
मेरे पीछे आओ। वो दो टोक लहजे में कहकर कैफेटेरिया से निकल गया, जबकि वो दांत पीस कर रह गया। वो बाहर जाकर बेंच पर बैठ गया और उसके आने का इंतजार करने लगा कि तभी किसी के चलने की आहट उसके कानों से टकराई। अगर तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी कोई गुलाम हूँ जिसको तुम जब मर्जी हुक्म दे सकते हो, तो तुम यहाँ बहुत गलत हो। वो उसके सामने आकर के लफ्ज़ दबाकर बोली, बैठो। उसको अनसुना करके अपने बराबर सीट पर इशारा करते हुए हुक्म आवाज़ में बोला, जिस पर हीर ने अपना गुस्सा सपत करने के लिए ज़ोर से आंखें बंद कर ली, वरना वो पक्का कोई चीज़ सामने बैठे शख्स के सपोर्ट कर देते, मतलब सर पर दे मारती। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, समझ आया मिस्टर हसन, तुम यहाँ मेरे बॉस नहीं हो। वो तपे हुए लहजे में बोली, जिस लम्हे वो हमारा निकाह हुआ था उसी पल तुम मेरी जिम्मेदारी बन गई थी, इसलिए तुम पर कैसी जिम्मेदारी, तुमने उसी पल कह दिया था इस रिश्ते से कोई उम्मीद न रख रहा। आज मैं भी तो ये बोला था तुमने, फिर अब ये क्यों कह रहे हो। उसके अल्फाज काटते हुए बोले और फिर अपने सीने पर बाजू बांध कर उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। हाँ, तो अब मैं ही कह रहा हूँ कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, जिसका ख्याल मुझे रखना है। वो तो हमल से बोला तो आंखें घुमा कर रह गई। हाँ, बस तुम जो सोचो बस वही कहो। मेरा क्या हसाम, मेरी किस बात की कोई अहमियत है। मैं तुमने अपनी मर्ज़ी से सबके सामने बोल दिया। मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, इस बारे में भी एक बार तुमने मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। आखिर में मैं क्या चाहती हूँ, मेरा क्या दिल करता हो। तलखी से बोली, जिस पर वो टेबल से उठ गया। ओके, अगर तुम चाहती हो लोगों के सामने हमारा रिश्ता रखने से पहले तुम मुझसे राय लेनी चाहिए, उसमें कौन सा देर होगी। चलो अब पूछ लेता हूँ, विल यू बी माई गर्ल। उसके अल्फाज पर वो शौक से मुंह खोले उसकी जानिब देखने लगी, क्योंकि वो उस चीज़ की हरगिज़ उम्मीद नहीं करी थी। उसे लग रहा था वो वापस से उसे कोई हुक्म सुनाकर वहाँ से चला जाएगा। मैं वेट कर रहा हूँ। वो उसके करीब आकर गहरी आवाज़ में बोला, जिस पर वह धड़कते दिल के साथ उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि उसके मुँह से अल्फाज ही ख़त्म हो गए थे। जब जवाब में देर होने लगी तो उसने कमर से पकड़कर खुद के करीब किया और उसके बाल गर्दन से हटाकर वहाँ अपने लब रख दिया। वह शाम से उस हरकत की बिल्कुल तवक्का नहीं कर रही थी। बुखलाकर उससे दूर हुई और बेतरतीब होती सांसों से उसकी तरफ देखने लगी। लगता है तुम्हें मेरा प्रपोजल पसंद नहीं है, अब मज़ीद मेहनत करनी होगी। वो वापस उसे अपने हिसार में लेते हुए बोला और उसे समझने का मौका दिए बगैर उसके होंठों के किनारे पर अपने लब रख दिए और फिर नज़र उठाकर उसे चेहरे की जानिब देने लगा, जो शर्म से लाल गुलाबी हो रहा था। ये भी पसंद नहीं आया। चलो अब की बार फिर उससे पहले वो कोई शिद्दत बड़ी गुस्ताखी करता। हीर से पटाकर उससे दूर हुई। ओके, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फ्योंसी वट एवर सब मैं बनने को तैयार हूँ। लाल गुलाबी होती जल्दी से बोली। हीर की हामी पर शाम के चेहरे पर फतेहाबी की मुस्कुराहट बिखरी। उसने फौरी से उसे बाजू से पकड़ के बेंच पर खुद के बराबर बिठाया। अब हम दोनों में सब कुछ नॉर्मल है, तो हीर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नज़र उठाकर उसकी गोल्डन ब्लोइश आंखों में देखने लगा। अगर तुम इस कैंप में सर्वाइव करना चाहती हो तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूँगा। तुम्हारे आसपास लोग बिल्कुल भेड़िए हैं और तुम उनका शिकार हो, जो वो मौका मिलते ही कर लेंगे। हीर मैं जानता हूँ तुम बहुत मासूम हो और हमारी दुनिया के लिए नहीं बनी, लेकिन मेरा यकीन करो तुम ये कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ मेरी बात माननी होगी, जब मैं कहूँगा वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए होगा। ओके? क्यों? वो कुछ देर खामोश रहने के बाद बस इतना सा बोल पाई, जिस पर सामना समझी से उसकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब क्या कहना चाहती हो? तुम्हें मेरी हिफाजत की परवाह क्यों है साहब? तुम क्यों अचानक से मेरी इतनी फिक्र करने लगो? जहाँ तक मुझे याद था तुम्हें मेरा ज़रा परवाह नहीं थी। फिर अब कैसा हो गया कि तुम मुझसे सब ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझसे सब पर के सामने हक जताना चाह रहे हो? क्या तुम्हारा दिल सच में मुझे लेकर बदलने लगा? वो उसकी तरफ देखते हुए अपने जहन में उभरते सवालों के जवाब मांगने लगी, लेकिन ऐसा नामुमकिन है। तुम जैसा पत्थर दिल इंसान इतने आसानी से नरम नहीं पड़ सकता। तो हसाम बताओ तुम्हारा उस सबके के पीछे क्या मकसद है? वो आखिर में खुश्क सा कहका लगाते हुए यकीन से बोले, पहली बात हक रखता हूँ इसलिए जता रहा हूँ। बेशक आस पास के लोग नहीं जानते, लेकिन तुम में और हमारा खुदा जानता है। मैं और हमारा खुदा चाहता। तुमने अपनी मर्ज़ी से अपने सारे हकूक़ मुझे दिए। और सरता पाँव मायने की नज़रों से देखता हुआ बोला। वो दहकते लबों से हुए गालों से देखने लगे। दूसरी बात, मुझे महसूस हुआ इस खूबसूरत की लड़की को किसी की ज़रूरत जो उसकी इस दुनिया में हिफाजत करे। उसके चेहरे से बाल कान के पीछे करते हुए इंतहाई आहिस्ती से बोलने लगा, जिस पर जबकि वो सांस रोके उसकी आंखों में देखने लगी। और मैं बस इस ब्यूटी की हिफाजत चाहता हूँ, उसके पीछे कोई मकसद नहीं है ये, इसलिए अपने दिमाग पर ज़्यादा दबाव मत दो। उसके गाल नरमी से सराहते हुए बोला, जिस पर उसकी आंखों में खोने लगी। स्टूपिड वेकअप, उसके पीछे ज़रूर के मकसद है, मत आओ उसकी बातों में, वरना उससे क्या पड़ी है तुम्हारी हरकतों में हिफाजत करने की। उसका दिमाग इस पर चिल्लाकर समझाने लगा, मगर उसे अनसुना करके सामने बैठे शख्स के शहर में खोते हुए हाँ में सरे ला गई। लेकिन हसाम, इंटरव्यू के बाद कि तुमने मुझे एक पूरा हफ्ता विजिट करने के लिए क्यों? उससे पहले वो अपने अल्फाज मुकम्मल करते हुए उसके लबों पर अपनी उंगली रख के, किसी चीज़ की फिक्र मत करो, सब भूल जाओ, मेरी सिर्फ कैंप पर फोकस करो, अपना बेस्ट दो हीर, और कुछ फजूल मत सोचो। वो अपनी उंगली हटाकर अंगूठे को उसके निचले लब पर फेरते हुए बोला, जिस पर वो उथल पुथल होती सांसों से उसकी तरफ देखने लगी।
हाँ अगर वक्त मिले तो मुझे सोच लिया करो, वो उसे आँख मारता हुआ बोला। तो वो ब्लश करते हुए उसका हाथ अपने चेहरे के पीछे कर गई। ओके अब जाकर सोचो, कल का दिन बहुत टफ होने वाला है, थोड़ा रेस्ट कर लो। उसके कहने पर वो मुस्कुराते हुए उठकर कमरे की जानिब बढ़ गई और वह तब तक उसे याद जाता देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। मेरे अल्फाज अगर तुम्हें ज़हनी सुकून दे तो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ कज़न। नबान के अल्फाज पर सामने पलट कर उसकी तरफ देखा जो दीवार के साथ पुछ लगाए खड़ा था। वो खामोश रहा था। मजीद बोला, मैं देख सकता हूँ कि तुम इस लड़की की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करो, हर वक्त सिर्फ उससे महफूज होने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में घूमता रहे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम इस गलत लोगों पर से प्रोटेक्ट कर रहे हो। उसकी बात पर सामने आबरू चुकाए। तुम जब भी किसी लड़के या किसी भी आदमी को उसके आसपास देखते हो तुम्हें लगता है उसके लिए खतरा है, लेकिन डीप डाउन तुम भी ये जानते हो तुम्हारे होते हुए किसी में इतनी जरूरत नहीं उसे गलत नज़र से देखे या उसके बारे में कुछ खराब सोचे। वो उसकी आंखों में देते हुए बोला था। हसाम अपना रुख पलट गया। हसाम लड़कों से उसे कोई खतरा नहीं, असल प्रॉब्लम तो उससे तालिया से होगी। यू नो शी हैड अ क्रश ऑन यू व्हेन वी वर किड्स। अब पता नहीं कैसे और क्यों तुमने हीर को अपनी फ़ोन से बना लिया, जिसकी वजह से तुमने उसके दिल में हसद और जलन जैसी आग लगा दी। वो उसके पास आकर मजीद बोलने लगा। उसकी नज़र में हीर वो लड़की जिसने तुम्हें उसे छीन लिया। मैंने कहा देखा कैसे वो जलती नज़रों से उसे देख रही थी। वो जब वो तुम्हारे पीछे पीछे कैफेटेरिया से निकली थी और तुम उस बात से बखूबी वाकिफ़ हो। तालिया कोई मामूली लड़की नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि उसे हल्के में मत लेना। वो कमाल से ज़्यादा नुकसान बर्पा कर सकती, इसलिए मेरे प्यारे कज़न पिक योर बैटल्स राइट। वो कहकर उसका कंधा थपका कर उसे गहरी सोच में डाल कर चला गया। कुछ देर वो खामोशी से बैठे रहने के बाद वो उठा और अपने कमरे की जानिब चला गया, क्योंकि वो जानता था कल का दिन आज के दिन से भी ज़्यादा थका देने वाला होगा। आज हम लोग एक नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे जो कि कुछ को आसान और कुछ को बहुत मुश्किल लगेगी। उन्होंने जब ये अल्फाज हीर की जानिब देते हुए कहा तो उसने अपना थूक निकला, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ बाकियों की निस्बत जिस्मानी तौर पर तो थोड़ी कमज़ोर है, मगर उसे पता था वो यहाँ ब्लैक हार्स की तरफ है जो शदीद मेहनत करके उन सब में अपनी पोजीशन बनाने के लिए तैयार है। तुम्हारे अब्बा ज़ूर आज अपने हाथों में ये छुरी लिए क्यों खड़े हैं? हसाम ने नबान के कान की जानिब झुकते हुए हल्की आवाज़ में कहा, मैं खुद यकीन दिला रहा हूँ, शायद इसलिए क्योंकि वो हमें डराना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरह मैं अपने बाबा को जानता हूँ तुम्हें बस इतना मशवरा दे सकता हूँ, खुद को ज़हनी तौर पर तैयार रखना। आज ये छुरी हम लोगों को लगने वाली है। जिस पर सामने लंबा सांस खींचा। वी विल स्टार्ट विद अ माइल्ड रन, गेट रेडी रन। अफान के अल्फाज उन दोनों का ध्यान अपनी जानिब खींचा और वह दोनों बाकी सबके साथ जाने के लिए भागे। पहला राउंड उन सब के लिए आसान था, क्योंकि वो भी जब सुबह थी और उन लोगों में एनर्जी होने की वजह ताकत भी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा उन्हें सफ़र बहुत ज़्यादा लगने लगा। दारिया ने रुक कर अपना सांस बहाल करना चाहा, मगर उसी पल उसकी टांग से अफान की छुरी टकराई। क्या मैंने तुम्हें इजाज़त दी रुकने की? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। नहीं सर, वो टांग पर उठने वाला दर्द बर्दाश्त करते हुए बोली, इसलिए तुम सबके लिए अच्छा रहेगा, बगैर रुके भागते रहो। उन्होंने ऊंची आवाज़ में सबको वार्न किया। अफान के दारिया के पास से हटते ही इशाल भागते हुए उसकी जानिब लपकी। क्या तुम ठीक हो? उसने परेशानी से पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं ये जारी रख पाऊंगी। दारिया ने हाँकते हुए कहा। गॉड, क्या तुम मजाक करी? ऐसा सोचने में मत। वैसे मुझे लगता है हम लोग बच्चों वाली उम्र से गुजर चुके हैं। लेकिन अफान सर फिर उसका मजाक चखा रहे। वैसे उन्होंने ये छुरी किधर से ली है? इशाल दांत पीसते हुए बोली और थोड़ा सा लेफ्ट की जानिब होकर हीर की तरफ गई। इशाल, मुझे नहीं लगता ये रिदम कर रख पाऊंगी, मैं थक रही हूँ, आज की स्पीड कल से ज़्यादा है। हीर ने लपचपाते हुए नर्वस होकर बताया। हीर, तुम्हें हर सूरत में चलते रहना है, अगर तुम मज़ीद भाग नहीं सकती तो बस चलो, क्योंकि इस एक्सरसाइज का मकसद हमारी मूवमेंट है, हम बस रुकना नहीं है। शल की बजाय हसाम के मुंह से जवाब सुना तो उसने झटके से अपने दाएं जानिब देखा, जहाँ वो पसीने में शराबूर पहले से भी ज़्यादा हॉट लग रहा था। उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर उन्होंने देख लिया तो तुम हमारा पीछा कर रहे हो तो फजूल में छुरी दिखा लोगे। वो फिक्रमंदी से कहने लगी। आई एम नॉट टॉकिंग इन ट्रेनिंग, बिसाइड आई एम टू मेक श्योर यू वॉन्ट स्टॉप मूविंग। वो मुस्कुराते हुए बोला। तो हीर उसकी जान लेवा मुस्कुराहट में खोने लगी, क्योंकि उससे बमुश्किल 2 या 3 बार उसे दिल से मुस्कुराते देखा था। उसे हसाम ही नहीं रहा बल्कि कब उसके कदम रखे होश तो तब आया जब अफान ने छुरी हवा में घुमा कर मारी। वो शिद्दत से अपनी आंखें बंद करके, मगर जब उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसे धड़कते दिल के साथ अपनी आंखें खोली। जो गोल्डन ब्लूइश आंखें से टकराई वो उसकी छुरी के दरमियान खड़ा था, मतलब उसकी बजाय हसाम को लगी थी। फोकस करो, अफान डार्क लहजे में बोला था। सामने आगे की जानिब भागना शुरू कर दिया, जबकि हीर भी जल्दी से उसके पीछे भागी। आई एम सॉरी प्लीज़, शर्मिंदगी से इंतहाई आजकी से बोली, क्योंकि उसका दर्द उसने अपने हिस्से में ले लिया था। कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ फोकस करो हीर, बस रुको मत। जिस पर वो उसके तरफ देख कर अपने लब भेज कर रहेगी। हीर भरपूर कोशिश कर रही थी, न वो ना रुके, लेकिन आज की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा टफ थी, उसे सबकी आदत नहीं थी।
ابھی کل کی وجہ سے اس کے جسم میں درد تھا، آج یہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم رک جاتے اور ہر بار اس کی جگہ حسام چھڑی کھاتا۔ اس کا درد وہ خود بھی محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے التجا کی، تم مت کھاؤ، مگر وہ باز نہیں آیا۔ عفان نے کافی دیر بعد جیسے ایکسرسائز ختم کیا ہونے کے لیے سیٹی بجائی تو ہیر واحد تھی جو اختتام کی لائن کراس نہیں کر پائی تھی۔ اب سب کے پاس 15 منٹ کی بریک ہے پانی پینے کے لیے، اس کے بعد ہم لوگ یہ ایکسرسائز واپس سے جاری آپ سب کے پاس 15 منٹ کی بریک پانی پینے کے لیے، اس کے بعد ہم لوگ یہ ایکسرسائز واپس سے جاری کریں گے۔ جب ہیر نے دیکھا عفان اس کی نظر سے اچھل ہو گئے، وہ گھٹنوں کے بل وہیں زمین پر بیٹھ گئی کیونکہ اس میں مزید کھڑے رہنے کی سکت نہیں تھی۔ اسی پر اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے پانی کی بوتل لہراتے ہوئے دیکھی تو اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا جہاں اس کی نگاہ کارڈن پوش آنکھوں سے ٹکرائی۔ اس نے مسکراتے ہوئے پانی کی بوتل تھام لی اور پانی پینے لگی۔ منٹ کی بریک ختم ہونے کے بعد وہ لوگ واپس سے عفان کے سامنے کھڑے تھے، جس کے ساتھ اب کی بار 15 شعب بھی تھے۔ Now we will do exercise of different exercise۔ میں تو توقع کرتا ہوں تم سب لوگ اس میں اپنا بیسٹ ہوگے، فکر مت کرو بچوں۔ یہ ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ اس کو ڈیمو دیں گے، اس کے بعد آپ لوگ کرو گے۔ اگر آپ لوگوں نے اچھے سے کیا تو تم لوگوں کے مزے، اور اگر نہیں کر پائے تو ہم سب ہیں نہ بتانے کے لیے۔ شارب نے آخری بات پر اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سے جاتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اپنی ٹانگ پر ہلکی سی چھری ماری۔ اوہ میرے خدا، عفان نے میرے بھائی کو بھی ایسا زہریلا بنا دیا ہے، دن ختم ہونے دو، میں ان دونوں کی جان سے مار دوں گا۔ اشال نے غصے سے دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا، ہیل یار، ان دونوں کو یہ آئیڈیا دیا کس نے؟ داریہ نے اپنی کزن سے حامی بھرتے ہوئے کہا، ہم لوگ آپ سب کو 2 گروپس میں تقسیم کریں، ایک میرے انڈر ہوگا اور دوسرا سفیان کی۔ اس سے پہلے ایسا کوئی جواب دیتی اشال کو جواب دیتی، شارب کی آواز ان دونوں کی توجہ کھینچی۔ جیسا ہی عفان کے گروپ کے نام بتانا شروع کیے، سب نے اپنی انگلیاں کراس کر لی۔ حسام، ذوحان، شازم، داریہ، ہیر، نبان اور طالع میرے گروپ میں ہوں گے، جبکہ سفیان، امامہ، عون، ایرک، اشال اور ارگمان شارب کے گروپ میں ہوں گے کو جوائن کریں گے۔ عفان کے اناؤنس کرنے پر سب نے اپنے گروپس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم لوگ 15 پش اپ کے سے سٹارٹ کریں گے، یہ کہہ کر انہوں نے حسام کی طرف دیکھا، تمہیں ایک ویک کا اس سب معاملے میں ریسٹ ہے، تم میرے ساتھ ان سب کو دیکھو گے۔ وہ کہہ کر پھر سے سب کی طرف متوجہ ہوئے، سٹارٹ ناؤ۔ عفان کے کہنے پر سب کے سب اپنی پوزیشن سنبھال کے اور بغیر دیر کیے پش اپ مارنے لگے۔ جب بھی وہ کوئی غلطی کرتے تو عفان ان پر ذرا اپنا ہاتھ ڈھیلا نہیں رکھتا، ہر غلطی پر انہیں چھری مارتا اور پھر اسے ٹھیک کرواتا۔ ہیر اور ارگمان دونوں واحد تھے جنہیں اس میں سب سے زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا، ہیر کو اس کے کم تجربے کی وجہ سے، جبکہ ارگمان کو اس کی چلتی زبان کی وجہ سے۔ جبکہ وہ پش اپ مار کر فارغ ہوئی، اس نے عفان کی جانب دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس کا بیسٹ عفان سر کے لیے لفظ لکھا نظر آ رہا تھا، ویک 0 ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر صرف اس نے فوری اپنی نگاہیں چکا لی تھی اور اس کی شدید خواہش ہوئی کاش وہ شارب کے گروپ میں ہوتے، کیونکہ وہاں سب لوگ انجوائے کر کے ایکسرسائز کر رہے تھے۔ Now we will try another drill۔ اپنی پوزیشنز کو ڈیسائیڈ کرو اور مجھے 50 پل اپس کر کے دکھاؤ۔ عفان کے کہنے پر سب اپنی پوزیشن پر کھڑے ہو گئے اور پل اپس کرنے لگے۔ اس کے دوران میں بھی ہیر کو کافی دقت کا سامنا کرنا پڑا، مگر یہ والا راؤنڈ پہلے والے کی نسبت بہتر تھا کیونکہ اس میں اسے زیادہ چھڑیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ فائنل راؤنڈ میں ان سب نے مزید سکویٹس کیے تھے، اس کے بعد 50 سکویٹس کیے تھے۔ اس کے بعد عفان نے سیٹی بجا کر انہیں فارغ کیا تھا، گڈ جاب۔ اب سب نے اپنے پہلے دن میں یہ سب کچھ بہت اچھے سے کیا ہے، عفان نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ یہ ایکسرسائز پورا 1 ہفتہ چلے گی جس میں ہم آپ لوگوں کی جسم کی مضبوطی کو چیک کریں گے، لیکن ہر روز اس میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی تاکہ تم لوگوں کی برداشت کو ہم آزما سکیں، کیونکہ آپ لوگوں کی لڑائی ہم سے نہیں بلکہ خود سے ہے۔ تم لوگوں کو ہر روز خود کو ہرانے اور ایک نیا ریکارڈ بنانا ہے۔ اب تم لوگوں کو 2 گھنٹے کے لنچ بریک ہے، اب سب لوگ جا سکتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں لچے کہنے پر سب نے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے کیونکہ آج وہ کل سے بھی زیادہ تھک اور ٹوٹ گئے تھے۔ ہیر جب حسام کے قریب سے گزرنے لگی تو اسے چہرے پر اب بے تحاشا تھکاوٹ دکھی، اس کے لیے وہ اس سے کچھ پل بات کرنے کے لیے اس کا بازو تھامنے لگا، مگر اس سے پہلے وہ اسے روک پاتا۔ عفان کی سرد آواز ہوا میں گونجی، حسام میرے آفس میں۔ ابھی کے ابھی وہ لمبا سانس کھینچ کر ان کے پاس اور پیچھے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ واٹ دی ہیل آر یو ڈوئنگ ان ٹریننگ؟ کیا یہ کیمپ تمہارے لیے کوئی مذاق ہے؟ وہ آفس چیئر پر بیٹھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پرتپش لہجے میں بولے، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا انکل۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا تو عفان کرسی سے اٹھ کر کرونڈو کے قریب جا کھڑے ہوئے تھے۔ تمہیں لگتا ہے وہ اس دنیا میں زیادہ دیر تک جی پائے گی اگر تم اس خطرے کا سامنا کرنے کی بجائے ایسے ہی حفاظت رہو گے؟ جواب دو۔ وہ باہر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، تمہیں کیا لگتا ہے اس کے پاس ہمارے درمیان زیادہ وقت کے لیے زندہ رہنے کا چانس ہے؟ اگر وہ ایک سادی
भी नहीं खा सकती। उन्होंने पलट कर अपने भतीजे की जानिब देखते हुए कहा, जिस पर असाब के चेहरे पर साया सा गुजरा। उससे पहले वो कुछ कह पाता था, वो मज़ीद बोले, मैं नहीं जानता तुम्हारा ऐसे क्या उसके साथ क्या रिश्ता है, तुमने उसे कैसे उसे मंगनी कर ली, मुझे ये भी नहीं पता। वहाँ से उस लड़की को क्यों अडॉप्ट किया है। ठीक है, मैं नहीं पूछता ये सब क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, अगर तुम चाहते हो हमारी दुनिया में जिए, तुम्हें उसकी फ़िक्र है तो उससे इन सब चीज़ों का सामना खुद करने दो, क्योंकि यकीन करो मेरी छुरी की तकलीफ उस तकलीफ के सामने कुछ नहीं है जो सीने पर गोली लगने से मिलती है। अफ़ान ने तक लहजे में कहा और असाम की तरह देखने लगा जो सख्ती से अपने लब भेज बैठा, क्योंकि दिल के एक कॉर्नर में चाहता था जो वो कह रहे हैं वो वही हकीकत है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इस बार मैंने तुम्हें बहुत आसान तरीके से समझाया, फिर भी ये तरीका तुम्हें रास नहीं आया तो तुम अगली बार तुम्हारी अगली मुलाकात रिंग में होगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे अल्फाज तुम्हारे इस हार्ड दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। उन्होंने वार्न किया था। सामने उनकी आंखों में देखा, क्योंकि वो चाहता था सामने खड़ा शख्स उसे धमका नहीं रहा बल्कि वादा कर रहा है कि ऐसा ही होगा। अगर उसने मुसलसल उसकी बात पर यूं ही इनकार किया, क्योंकि अफान बॉक्सिंग चैंपियन था, अगर वो दोनों आपस में रिंग में टकराते तो उसका बुरा हाल करता। फिर वो उसकी सोची थी उसे रिंग का बादशाह कहा जाता था। अच्छा प्रोफेशनल बंदा उसके सामने वहाँ खड़े होने से कतराता था, क्योंकि उसमें वो बिल्कुल जुनूनी हो जाता था। जी सर, वो पुरसकून लहजे में कहकर वहाँ से बाहर निकल गया। कैफेटेरिया में जाकर हीर इशार के बराबर बैठ गया। फिर उसने नज़र घुमाकर चेहरे को टूटना चाहा। उसकी नज़र जैसे ही उसके चेहरे से टकराई तो उसके लब खुद मुस्कुराने लगे, मगर उसे झटके तो तब लगा जब वो उसे इग्नोर कर गया। उसके दिल में दर्द से उठा, मगर वो खुद को समझाने लगे कोई बात नहीं, वो बिजी होगा। उसे खुद को बार बार कहते हुए वापस से उसकी जानिब देखा, मगर जैसे ही तालिया आकर उसके साथ बैठी वो हंस कर उससे बातें करने लगी तो अजिया से अपनी मुठियाँ भेज गई। उसने उनको इग्नोर करना चाहा, मगर निगाहें बार बार उस पर जाकर रुक जाती थी। या अल्लाह, मुझे ज़बर दे, कहीं ऐसा ना हो जाए मैं उठकर जाके उस लड़की का मुंह तोड़ दूँ और हसाम के दांत और उसकी मौजूदगी में अंदर खोले जा रही थी। वो गुस्से से लाल पीली होती खुद से बड़बड़ाई। तो ये था आज के नॉवल के नेक्स्ट पार्ट का। कैसा लगा आप सबको नॉवल कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। जिससे अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोग से मुलाकात होगी कल इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।